Good morning students, I am Priti Sharma, your SST teacher. In last video we understand about different food crops like rice, wheat, maize, millets and horticulture. Now we start non-food crops. Non-food crops ऐसी फसलें जो फूड क्रॉप के रूप में यूज़ नहीं की जाती हैं और काफ़ी अलग चीज़ों में एज अ रॉ मटेरियल इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो फसल हम पढ़ेंगे बच्चों वो है रबर। रबर इज़ अ क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर हम बात करें तो जो रबर है वो कैसी फसल है? ट्रॉपिकल जोन की फसल है, इक्वेटोरियल रीजन की फसल है। और इक्वेटोरियल रीजन जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इक्वेटोरियल रीजन वो है जहाँ पर पूरी साल जो सनलाइट है, सन रेसेस हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के कारण जो इवेपोरेशन है वो भी फास्ट होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे रीजन्स जहाँ इक्वेटोरियल जोन में आते हैं वहाँ डेली बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। गर्मी इतनी भयंकर होती है कि 12-1 बजे के आसपास बादल आ जाते हैं आसमान में। फिर डेली बारिश होती है और ऐसे रीजन होने के कारण, डेली बारिश होने के कारण घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर होते हैं। साथ ही नीचे जो भूमि होती है, जो लैंड सरफेस होता है वो भी मडी होता है, दलदल टाइप की ज़मीन होती है, क्योंकि रोज़ ही बारिश होती है तो मिट्टी सूख ही नहीं पाती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें भी अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती हैं। तो बेसिकली ऐसे रीजन में घने जंगल ही पाए जाते हैं। तो जो रबर है वो किस रीजन की फसल है? इक्वेटोरियल, लेकिन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी इसको उगाया जाता है। It needs moist and humid climate with rainfall more than 200 सेंटीमीटर। इसको बहुत ही गर्मी चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, साथ ही रेनफॉल जो है वो मिनिमम 200 होनी चाहिए। इट मीन्स 200 सेंटीमीटर से ऊपर की इसको बारिश चाहिए। 200 to 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड होती है। A temperature range above 25 degree Celsius is required for rubber plantation. In India, rubber is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Island, and also in the Garo Hills of Meghalaya. India is the 5th largest rubber producer in India. बेसिकली जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहीं पर ये फसलें पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे जो पोजीशन है वो है केरला की। केरला कोस्टल रीजन है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। तमिलनाडु में भी सेम है, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार दोनों आइलैंड हैं, दोनों पर इक्वेटर के पास ही है, ये तो इक्वेटोरियल जोन में ही आते हैं दोनों। एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय में भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी जो सूटेबल क्लाइमेट है रबर प्लांट के लिए वो सारी कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर रबर उगाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में भारत रबर के लिए 2nd पोजीशन पर आता है। दूसरी फसल जो है वो है कॉटन। कॉटन ये भी रॉ मटेरियल की तरह ही काम आती है, नॉन फूड क्रॉप है। India is the 3rd largest producer of cotton. Cotton grows in dry part of black cotton soil of the Deccan Plateau. कॉटन जो है भारत में ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया कॉटन का। साथ ही कॉटन भारत में कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पर ड्राई पार्ट ऑफ ब्लैक डेक्कन सॉइल, जहाँ पर दक्षिण के पठार का ऐसा भूभाग जहाँ बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है कॉटन के लिए। और साथ ही ब्लैक मिट्टी, जैसे आपको ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि काली मिट्टी में ही कॉटन अच्छे से उगती है दक्षिण के पठारी भाग पे। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर हाई चाहिए, बारिश बहुत ही कम होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा से ये उगाई जा सकती है। और 365 में से 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। इट मीन्स उस समय पर पाला नहीं पड़ना
चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पर कॉटन को उगाया जाता है, और चमकती हुई सूरज की रोशनी। तो इसीलिए जो कॉटन है मेनली वो कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश कम होती है, गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये सारी कंडीशन जो कॉटन के लिए सूटेबल हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। द क्रॉप रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मैच्योर, और कॉटन की जो फसल है वो 6 से 8 महीने में लगभग तैयार होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इन सभी जगहों पर जो है कॉटन उगाई जाती है, लेकिन मेन जो स्टेट हैं वो हैं इसके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ ये सारे स्टेट्स जो हैं मेन कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। अब हम बात करते हैं बेटा जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, फाइबर क्रॉप है ये जूट। जूट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स। जूट के लिए हमें क्या चाहिए? जूट नीड्स वेल ड्रेन्ड, ऐसी मिट्टी जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी ना रुके। साथ ही फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ज़्यादातर इसीलिए ये फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर बाढ़ आती है हर साल, वहीं पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ पर इस तरह की फसल उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था तो उस समय पूरे विश्व में जो इंडिया है वो फर्स्ट पोजीशन पे थी, क्योंकि जो डेल्टिक कंडीशन है, जो डेल्टाई रीजन्स हैं, जहाँ इस वहीं पर जो इस तरह की फसल जूट जो है वो ज़्यादा उगाई जाती है। लेकिन अब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है जूट प्रोडक्शन में, और इंडिया है सेकंड पोजीशन में। अब बात करते हैं, जैसे ये आप मैप में देख सकते हो, तो ऐसे रीजन्स जहाँ पर नदियों के वहाँ पानी बहुत रहता है, बाढ़ आती है, मेनली उन्हीं रीजन्स में ये जूट जो है वो उगाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम का रीजन है, उड़ीसा है, कुछ पार्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी इसमें इंक्लूड है। तो इन रीजन्स में ये फसल उगाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी तक बच्चों हमने समझा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे यहाँ कौन से एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, हमारे कितने सीज़न की फसलें उगाई जाती हैं, साथ ही हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं, जो हमारी मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें हमने फूड ग्रेन्स भी पढ़े और नॉन फूड वाले जो फसलें हैं वो भी हमने समझी। अब खेती हमने समझ ली है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है उस फील्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन खेती जो है, कृषि जो है हमारे यहाँ वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और ना थी। तो जब देश को आज़ादी मिली तो हर 5 साल के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए एग्रीकल्चर को और बड़ा स्केल देने के लिए, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो वो जो चेंजेस थे वो हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि कैसे जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दिया गया, कैसे लोगों को उसके बारे में समझाया गया, क्या क्या चेंजेस थे जो किए गए, वो हम इस पार्ट में समझेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, अगर हम देखें तो अभी भी लगभग 2/3 जनसंख्या हमारी खेती में लगी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द डेवलपमेंट इन दिस फील्ड इज़ वेरी स्लो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या इसमें लगी है और मोस्टली सभी लोग इसमें अटैच्ड हैं, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली जैसे जो किसान है, या जो मंडी है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली हम सब इसको अपने घरों में खाने के रूप में यूज़ करते हैं।
हमारा बेसिक नीड है खाना, तो हम इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उन मटेरियल मिल रहा है, फूड ग्रेन जो है वो रॉ मटेरियल के यूज़ में हो रहे हैं, प्लांटेशन क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, इनको हम बिजनेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट है वो इस फील्ड का बहुत ही स्लो था। Even though there is development in irrigation technique, farmers still depend on monsoon and natural fertility for growing crops. हालांकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, टेक्निक्स को यूज़ किया जाने लगा, फिर भी जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड थे? मॉनसून के ऊपर। और जो फर्टिलिटी है, टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किसान किस पे डिपेंड थे? नेचुरल फर्टिलाइज़र पे, नेचुरल फर्टिलिटी पर। हैंस इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स सम रिफॉर्म्स टू बी मेड इन द टेक्निक यूज्ड इन कल्टीवेशन। इसीलिए भारतीय कृषि को कुछ ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए थे, कुछ ऐसे चेंजेस चाहिए थे जिससे नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाए कल्टीवेशन में, उत्पादन में। The government also need to make some reforms to improve agriculture, which is the major contribution to the GDP. इसी के लिए सरकार को भी ज़रूरत महसूस हुई कि उसको कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो इम्प्रूव हो, जो कि जो भारतीय जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए जो चेंजेस थे वो लाए। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, जो रिफॉर्म्स थे, क्या क्या चेंजेस किए, वो हम इसमें समझते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो देश की आज़ादी के बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, उसमें कृषि पर जोर दिया गया, उसको कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि किसान परेशान है, उन चीज़ों को हटाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, जो ज़मींदारी प्रथा थी कि ज़मीन लेकर उस पर खेती की जाती थी, फिर वो किसान उसको चुकाता था, कर्ज़े को कभी चुका ही नहीं पाता था, फसल ख़राब हो गई तो किसान परेशान हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा। तो अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसे सारी ज़मीन ज़मींदारों के हाथ में होती थी, किसान उनसे पट्टे पर लेता था, खेती करता था, और ज़मीन हमेशा ज़मींदार की ही होती थी, उसको वापस करनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे कंसोलिडेशन, किसानों के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र की जाने लगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ज़मीन उनको दी जाने लगी। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज नॉट इफेक्टिव। हालांकि ये जो रिफॉर्म्स, ये जो चेंजेस किए गए थे ज़मीन के लिए, ये इंट्रोड्यूस तो कर दिए गए थे, इनको बता तो किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट इतनी आसानी से नहीं हो पाए, इनका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चलाई, जैसे किसान के कभी बारिश हो गई, कभी ओले पड़ गए या फसल में आग लग गई, तो उसके लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? किसान की होती थी। ना ही ज़मींदार इसमें रिस्पॉन्सिबल होता था, ना ही गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी चलाई कि अगर फसल नुकसान होता है या फसल में कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। तो इंश्योरेंस स्कीम इसको लॉन्च की गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर एज अंडर, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके स्कीम के? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़, पेस्ट एंड डिसीज़। गवर्नमेंट क्या करती थी? इसको इंश्योरेंस कवरेज में लेती थी फसल को। तो और ये कब एप्लीकेबल होती थी? या तो कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, प्राकृतिक कोई दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाए, या फिर पेस्ट, कीड़े अगर फसल पर हमला कर दें तो फसल ख़राब हो जाती है, या कोई बीमारी के कारण अगर फसल ख़राब हो गई है तो उसमें सरकार क्या करती थी? उसको पैसा देती थी, मुआवजा देती थी, देने लगी। ये स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई। To encourage the farmer to adopt progressive farming practice, high value inputs and higher technology in agriculture। साथ ही जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना कि वो क्या यूज़ करें? प्रोग्रेसिव फार्मिंग टेक्निक्स, जो बढ़िया उत्पादन को बढ़ाने वाली फार्मिंग प्रैक्टिस हैं, उनकी टेक्निक्स हैं। हाई वैल्यू इनपुट्स, महंगी महंगी मशीनरी का यूज़ कर सकें,
और हायर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और जो नई तकनीक है उसको भी अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकें ताकि जो यील्ड है वो बढ़ जाए, जो उसकी उपज है वो ज़्यादा मिल सके। तो इसके लिए किसानों को इनकरेज करना। टू हेल्प स्टेबलाइज फार्म इनकम पर्टिकुलरली इन डिज़ास्टर ईयर्स। साथ ही कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो किसान इतनी मेहनत से फसल को बोता है और उसके बाद कई बार वो उधार लेकर या कर्जा लेकर मनी लेंडर से बीज लाता है, फर्टिलाइज़र लाता है, और फसल जब तैयार होने वाली होती है तब सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण उसका जो पूरा मेहनत थी उसकी वो सब खराब हो जाती है। साथ ही उसकी फसल भी तैयार नहीं होती है जिससे वो उस कर्जे को वापस लौटा सके। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इनकम सरकार किसान को देती है ताकि वो अपना जीवन जो है उसको चला सके, भरण पोषण कर सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ग्रामीण बैंक वर सेटअप बाय गवर्नमेंट for providing loans to the farmer at low interest to adopt the modern technological input for cultivation। साथ ही जो किसान हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बैंकों से कैसे उनको लोन लिया जाए, उनके पास वो पेपर्स पूरे नहीं होते हैं, तो वो आसान तरीका क्या करते हैं, अपने ही गांव के ज़मींदार से या मनी लेंडर से महंगी ब्याज दरों पर कर्जा लेते हैं, उससे फसल को तैयार करते हैं, और बाई चांस अगर वो फसल ख़राब हो जाती है तो वो उस कर्जे को नहीं चुका पाते, जिसके कारण जो ज़मींदार होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, किसान की वो घर भी ले लेते हैं, उनको बड़ा परेशान करते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई, ग्रामीण बैंक बनाए, जो कम ब्याज दरों पर, बहुत ही मामूली ब्याज दरों पर किसान को लोन प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही इंश्योरेंस भी करती हैं, ताकि पैसा तो देती हैं खेती के लिए और इंश्योरेंस भी करती हैं उनकी फसलों का, कि इन केस अगर उनकी फसल ख़राब हो जाए तो किसान के ऊपर एकदम से लोन का बर्डन ना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स में इंक्लूड किया। अब हम एग्रीकल्चर में भूदान, ग्रामदान एंड लैंड रिफॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ज़मीन जो थी वो किसानों की नहीं होती थी, ज़मींदारों की होती थी। ज़मींदार एक पोस्ट होती थी और ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। तो ज़मींदारों की होती थी, किसान के पास तो थी नहीं। तो खेती में भूदान और ग्रामदान जो है ये योजनाएं बनाई गई, ये चलाई गई। तो वो क्या थी, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जो काम था वो था कि ज़मीनों को किसानों तक आया जाए। सो विनोबा भावे स्टार्टेड द भूदान आंदोलन। तो विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत की कि अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, किसानों की स्थिति सुधारनी है, तो पहले उनको उनकी ज़मीन देनी होगी। सो विनोबा भावे ने इस आंदोलन का स्टार्टिंग किया। विनोबा भावे स्टार्टेड द भूदान आंदोलन टू इनकरेज बिग लैंडलॉर्ड टू डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। और यह आंदोलन क्या था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े जो भूमिपति लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनको बोला गया कि वो अपने जो ज़मीन है उसमें से कुछ हिस्सा गरीब किसानों को क्या करें, दान करें, जिसको भूदान का नाम दिया गया। सो मैनी पीपल केम आउट इन सपोर्ट ऑफ विनोबा भावे एंड डोनेट लैंड। इसमें बहुत सारे लोग विनोबा भावे के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन गरीब किसानों को, जिनके पास ज़मीन नहीं थी रहने के लिए, खेती करने के लिए, उनको कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े दान करने शुरू किए। स्मॉल प्लॉट साइज हैम्पर्स प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन द गवर्नमेंट ब्रॉट सर्टेन मेजर्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। अब सब ने जो दान दिए अपने ज़मीन में से, खेतों में से, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे प्लॉट साइज़ जो थे वो दान दिए थे। तो गवर्नमेंट, अब उसमें फार्मिंग करना तो इतना आसान था नहीं, तो गवर्नमेंट ने अब उसके ऊपर फार्म मैनेजमेंट किया ताकि उनकी जो कंडीशन थी वो उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो द गवर्नमेंट ब्रॉट सर्टेन मेजर्स फॉर द लैंड रिफॉर्म। इन सम स्टेट लैंड वॉज redistribute so that all the land owned by a farmer could come on a single plot. The reform was successfully in some states like Punjab and UP, but could not be implemented throughout the country because of poor response by farmers.
कई जगह पर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी चलाई कि सारी ज़मीन अपने अंडर ले ली और फिर उसको इक्वल साइज़ में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये जो प्लान था वो पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं चला। पंजाब हरियाणा में ये सक्सेस हुआ, लेकिन बाकी जगह पर किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और ज़बरदस्ती गवर्नमेंट उनसे ले नहीं सकती थी, तो बाकी जगह ये जो था वो सक्सेस नहीं हो पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन Green Revolution was started in the 1960s and 1970s to improve farm outputs. हरित क्रांति जिसे कहा जाता है ये 60s से 70s के बीच में चलाई गई। क्यों चलाई गई? ताकि जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड HYV सीड्स वॉज इनकरेज। नई तकनीकों का खेती में इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया जाने लगा। गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेज खोले, पूरा डिपार्टमेंट बनाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जहां लोगों को बताया जाता था कि आप इस मिट्टी में ये उगाइए, इस टेक्निक का यूज़ कीजिए, आपकी मिट्टी में ये चीज़ ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को जानकारी दी गई, उनको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया गया कि वो उनका यूज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उत्पादन कर सकें। साथ ही HYV सीड्स को, जो हाई यील्डिंग सीड होते हैं, उनको यूज़ करने पर जोर दिया गया जिससे उपज ज़्यादा मिल सके। ग्रीन रेवोल्यूशन गेव वेरी गुड रिजल्ट स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। हरित क्रांति का जो परिणाम था वो बहुत ही अच्छा मिला, स्पेशली पंजाब हरियाणा जैसी स्टेट्स में। इसके बाद वाइट रेवोल्यूशन, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वाज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। ये जो श्वेत क्रांति थी, बेसिकली जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो हमारे यहाँ पशुपालन किया जाता है, तो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया। A comprehensive land development program was launched in the 1980s and 1990s. These programs, इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया वो 80s से 90s के बीच में बनाया गया, और ये जो प्रोग्राम थे includes both institutional and technical reforms. Provision for crop insurance was made against drought, flood, cyclone, fire and disease. ग्रामीण बैंक्स और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों ही रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया गया था। लोगों को जानकारी दी गई थी कि कैसे वो इसको बढ़ा सकते हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस वाज मेड अगेंस्ट, साथ ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी किसानों के लिए, वो किसके अगेंस्ट बनाई गई? ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज़। ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर ओपन इन रूरल एरिया सो दैट फार्मर कुड गेट एक्सेस टू लोन फैसिलिटीज़। साथ ही सूखा पड़ने पर, बाढ़ आने पर, तूफान आने पर, आग लगने पर या कोई बीमारी की वजह से फसल ख़राब होने पर सरकार फसलों का इंश्योरेंस देती थी, किसानों देना शुरू किया किसानों को। ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोली गई ताकि जो किसान है वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर किसान, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए और हमें पापा जो पैसा होता है वो बाद में देना होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे, वैसे ही किसानों के लिए भी KCC किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए ताकि किसान अपने क्रेडिट कार्ड से फसलों से संबंधित कोई भी सामान को परचेज़ कर सके। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS एंड मैनी अदर स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। किसान अपने खेत में काम करता है, वो किसी के यहाँ काम नहीं करता, तो कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे जो किसान को बेनिफिट दे पाएँ। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे, नए चेंजेस थे, वो किए गए ताकि जो किसान, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। द गवर्नमेंट ओन्ड रेडियो एंड TV चैनल्स ब्रॉडकास्ट स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। साथ ही सरकार ने रेडियो चैनल्स और TV चैनल्स, जैसे अभी आप देखते हो दूरदर्शन कृषि एक पूरा चैनल है जिसमें आपको कृषि की पूरी जानकारी दी जाती है, वैसे ही रेडियो पे भी उन्होंने अपना चैनल लिया सरकार ने, और उसके माध्यम से किसानों को आने वाले मौसम की जानकारी दी जाने लगी।
और साथ ही स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स तैयार किए गए, जिससे जो किसान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे उस समय के, तो उनको कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल हम लगा सकते हैं, या मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए या कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाए, तो ये सब जानकारियाँ किसानों को उस समय नहीं थी। तो इसलिए ये सब जानकारी सरकार ने किसानों तक पहुँचाना शुरू किया। आज तो जो है एग्रीकल्चर पूरे कॉलेज भी मिलते हैं आपको, पूरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजीज़ सिखाई जाती हैं, नई नई टेक्निक्स कौन सी हैं वो बताई जाती हैं। और आज हम ऐसी फसलों को भी तैयार कर रहे हैं जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी, और बेनिफिट्स भी बहुत हो रहे हैं इससे। सॉइल की टेस्टिंग की जाती है कि कौन सी सॉइल में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी लगेगी, या बीज है तो उसको HYV होता है, पहले बीज डालते थे, वो उगेगा या नहीं उगेगा ये कुछ नहीं कह सकते थे। कई बार बीज डाला इतना सारा और उसके बाद फसल हुई ही नहीं, तो HYV सीड्स यूज़ किए जाने लगे, ताकि जो बीज डाला है उससे फसल उगेगी, ये श्योरिटी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार ने बहुत मेहनत की, बहुत सारे चेंजेस इसमें रिफॉर्म्स किए गए। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड MSP, साथ ही सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है वो डिक्लेयर कर दिया, सो दैट फार्मर्स कैन बी सेव फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन्स। और ये ऐसा किया गया कि बीच में जो मिडिलमैन्स हुआ करते थे वो किसानों से फसल ले लिया करते थे और मार्केट में जाके उसको सेल करते थे, ये डर दिखा के कि अगर, और जो मिडिलमैन होते थे वो एक अपनी कम्युनिटी बना लेते थे कि इतने से ज़्यादा हमें पैसे देने ही नहीं है, और किसान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता था तो उसको अपने कम रेट में नुकसान उठाकर वो फसलें सेल करनी पड़ती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है कि आपकी फसल का मिनिमम रेट जो है वो तो इतना है ही है, इसके ऊपर अगर आप सेल कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना जो मिनिमम रेट है वो आप गवर्नमेंट को सेल करके ले सकते हैं। तो जो मिडिल मैन थे वो, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था किसानों का, वो ख़त्म करने के लिए MSP जो है वो डिसाइड की गई। तो बच्चों आज इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ।